नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। तो जैसा कि आपने पता है सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका कि मैंने वीडियो डाल रखा था। और आपने पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है कि एग्ज़ाम भी जो होगा वह जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम भी आपका आ चुका है कि जुलाई 2023 में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और ये भी जो एग्ज़ाम होगा वो CBT है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और जब से CBT बेस्ड एग्ज़ाम है तब से जो आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसके लिए पेडोलॉजी पढ़ना बड़ा ही अनिवार्य हो गया। तो इसलिए मैंने इन्वायरमेंट के पेडोलॉजी को सेशन को लेकर आया। तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम, यह पहला टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और क्षेत्र को जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि NEP और NCEP क्या है। तो NEP जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं और NCEP नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसको कहते हैं हम कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968 में। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। इसमें हल्का सा संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में संशोधन हुआ था, लेकिन हालांकि इसमें संशोधन हुआ था, नई नहीं आई थी। और अभी हाल ही में जो आई है वह 2020 में आई है। तो अब तक कुल आपकी 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP आ चुके हैं। हम लोग वर्तमान समय में 2020 के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हैं। और NCEP की बात करें तो NCEP जो पहला आया था वह आया था वर्ष 1975 में। उसके बाद दूसरा जो NCEP आया था वह आया था वर्ष 1988 में। तीसरा जो NCEP आया था यह आया था वर्ष 2000 में। और चौथा जो NCEP आया था वह आया था वर्ष 2005 में। तो NEP कुल कितने हैं? 3 हैं और NCEP कुल कितने हैं? 5 हैं। NEP क्या होता है कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे, इसकी व्याख्या किस में होती है? NEP में होती है, ठीक है, कि कैसे पाठ्य। जैसे कि आपने पता है कि जो 2020 की NEP है, इससे पहले जो थी वह क्या थी? 10+2 वाली थी। लेकिन वर्ष 2020 की जो है वह क्या है? 5+3+3+4 है। तो हम कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने की चीज़ें क्या होंगी। और NCEP क्या है कि हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का पाठ्यचर्या क्या होगा, क्या क्या हमें पढ़ाना होगा। ये आपका किस में आता है? आपका NCEP में आता है, ठीक है। हम क्या पढ़ाएंगे NCEP में आता है। तो आई थिंक आप लोग NEP और NCEP में क्लियर हो गए कि कैसे पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। NEP क्या कहता है कि हम कैसे पढ़ाएंगे और NCEP कहता है कि हम क्या पढ़ाएंगे। NCEP कुल कितने हैं आपके? 4, सॉरी यहाँ पर NCEP कुल आपके हैं 4 और NEP कुल कितने हैं? 3। तो इसको आपने अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन के बारे में किस NCEP में कहा गया था। तो हम बात करते हैं, जो पहला NCEP हमारा आया था वह आया था 1975 में। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बात भी किस में कही गई थी? 1975 वाले NCEP में कहा गया था। तो 1975 में कहा गया था, लागू नहीं किया गया था। क्या हुआ था, क्या कहा गया था, इसको हम देखते हैं। तो 1975 ये कहा था कि पर्यावरण अध्ययन, क्योंकि हम लोग बेसिक तौर पे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह 1 से शुरू होती है, 1 2 3, न कि LKG UKG ऐसे करके। हमारे हिंदी शिक्षा पद्धति में LKG UKG नहीं है, हमारे यहाँ डायरेक्ट जो शुरू होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। तो NCEP 1975 ने क्या कहा था कि क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विषय को एक ही रूप में पढ़ाया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन प्लस सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाया जाएगा। परंतु क्लास 3 से 4 तक, क्लास 3 से 5 तक, ठीक है, इनको दोनों अलग अलग रूप में पढ़ाया जाएगा। एक होगा EVS पार्ट 1, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन को, ठीक है, और एक होगा EVS पार्ट 2, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये कौन कर रहा है?
एनसीएफ 1975 कह रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बातें किस एनसीएफ में कही गई थी, तो एनसीएफ 1975 में कहा गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बातें की गई थी। और उसने क्या कहा था, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाया जाएगा, जबकि कक्षा 3 और 5 में पर्यावरण अध्ययन अलग पढ़ाया जाएगा और सामाजिक विज्ञान अलग पढ़ाया जाएगा, जिसको ईबीएस पार्ट 1 और ईबीएस पार्ट 2 के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, तो इसी के आसपास आपका एनसीएफ 1988, ठीक है, एनसीएफ 1988 और एनईपी 1986 ने सेम इसी तरह से इसका समर्थन किया कि कह रहा था, मतलब समर्थन का मतलब कि जो एनसीएफ 1975 कह रहा है उन्हीं चीज़ों को हम भी कह रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब 1988 और 1986 वाला जो एनसीएफ था या एनईपी था उसमें किसी प्रकार की इनकी बातों में चेंजेस नहीं की गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ कि अगला एनसीएफ आता है आपका 2000, ठीक है, एनसीएफ 2000 जो आया, इसने क्या किया कि कहा कि छोटे स्तर पर बच्चों को इतना बर्डन देना सही नहीं है कि छोटे स्तर पर ही एक ही चीज़ को बच्चे अलग अलग रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर छोटे स्तर पर ही बच्चे एक ही चीज़ को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे तो वह चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये था कि जल को आप देख लो, जल को आप पढ़ते हो किसमें, भूगोल में भी पढ़ते हो, ठीक है, जल को आप जीव विज्ञान में भी पढ़ लेते हो, ठीक है, जल को आप रसायन विज्ञान में पढ़ लेते हो। तो आप सोचो क्लास आप, ठीक है, क्लास 3, 4, 5 के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको जल को एक ही टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग रूपों में पढ़ाया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आती है चीज़ें कि हाँ जाहिर सी बात है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट ना हो, इसलिए एनसीएफ 2000 क्या कहता है कि नहीं, हम पर्यावरण अध्ययन तो पढ़ाएंगे लेकिन अलग अलग स्वरूपों में हम इनको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एकीकृत रूप में पढ़ाएंगे। एकीकृत का रूप का मतलब कि जल, जैसे कि जल का जो टॉपिक है, ठीक है, तो जल आपका विज्ञान में भी आ रहा है, जल आपका भूगोल में भी आ रहा है, तो हम इसके लिए भूगोल, विज्ञान ऐसी चीज़ों को अलग अलग सब्जेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट रहेगा, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन ही रहेगा, ठीक है। और इसमें हम सभी चीज़ों को एक ही रूप में समावेशित करेंगे और उसी का नाम क्या दिया गया, एकीकृत पर्यावरण, ठीक है, एकीकृत स्वरूप दिया गया कि एक ही रूप में सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और बच्चे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझते हुए, ठीक है ब्रॉड। जैसे आप एक चीज़, अगर ये चीज़ें अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ लेते हैं हम इनको कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कक्षा, ठीक है, 6, 7, 8 में रहते हैं तो विज्ञान, ठीक है, एक ही विज्ञान की पुस्तक होती है, ठीक है, एक ही विज्ञान की पुस्तक होती है और इन एक ही विज्ञान में हम लोग, ठीक है, बायो भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं और फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 9th या 10th में जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग हो जाता है। 11th और 12th में जाते हो तो इसका स्वरूप और ब्रॉड हो जाता है इसी चीज़ों का, ठीक है। अब 11th और 12th, उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो अकेले फिजिक्स केवल पढ़ते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, और उसको कई सारे पार्ट होते हैं। तो आप देख लो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आपका स्वरूप वैसे वैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन कक्षा 6, 7, 8 में थे तो एक ही रूप में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते। तो वही चीज़ें क्या है कि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ब्रॉड होगा, लेकिन शुरुआती स्तर पर उसका अभी ये संज्ञानात्मक चीज़ें नहीं है कि वह एक ही छोटे स्तर पे इतने बड़ी चीज़ों को समझ ले। इसीलिए यहाँ पर किसकी बात की गई, एकीकृत उपागम की, ठीक है, एकीकृत उपागम की। मतलब कि अब बच्चों को अलग अलग चीज़ों को प्राथमिक स्तर पर करके नहीं पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को एक ही स्वरूप में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ष 2 मतलब कि एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण के एकीकृत उपागम को क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है, एकीकृत उपागम को स्वीकार किया और इसी चीज़ों को, ठीक है, कड़े स्वरूप में किसने अपना लिया, एनसीएफ 2005 ने, ठीक है, एनसीएफ 2005 ने अपना लिया। तो अब यहाँ से पूछा जाए कि सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बात है किस एनसीएफ में की गई, तो वर्ष और 1975 वाले में। एकीकृत उपागम को किसने अपनाया है, तो 2000 ने, ठीक है, और इसी को कड़े स्वरूप में अपनाकर वर्तमान समय में हम किस एनसीएफ को पढ़ रहे हैं, तो 2005 वाले एनसीएफ को पढ़ रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब यही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 के नीतिगत दस्तावेजों 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा। अब यहाँ पे 10 वर्षीय क्या है, क्योंकि आपने पता है कि जब हम NEP 1986 जो था वो किस पे आधारित था, 10+2 पे आधारित था। ठीक है, NEP 1946 10+2 पे आधारित था, लेकिन NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो है वह किस पे आधारित है, तो 5+3+3+4 पे आधारित है। इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो 10 वर्षीय का मतलब इसी के बारे में बातें कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले 2 वर्ष में 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को देखा जाएगा, जबकि 3 और 4 सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग पुस्तकें होंगी, जिसे EBS पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया जाएगा। इसको मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। फिर वही कह रहा है कि 1986 का जो आपका NCEP और 1986 का NEP और 1988 का NCEP इसी की बातों को माना था, लेकिन NCEP 2000 में सिफारिश की गई कि पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, जैसा कि मैंने आपको समझाया। और उसी चीज़ को, ठीक है, कड़े स्वरूप में, ठीक है, किसने अपनाया, NCEP 2005 ने। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ सभी लोग जानते हो कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ये सिंपल डिफिनेशन, परि मतलब हमारे चारों ओर, आवरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो हम अपने चारों ओर किससे घिरे हुए हैं, या तो जैविक घटकों से घिरे हुए हैं या तो अजैविक घटकों से घिरे हुए हैं। जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो, जैसे कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। अजैविक का मतलब कि ऑक्सीजन, मतलब विभिन्न सारी गैसें, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल, इन्हीं सारी चीज़ों घिरे हुए हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो सभी हमारे चारों तरफ क्या है, जैविक और अजैविक घटक हैं, और इन्हीं घटकों से हम घिरे हुए हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पे कि पर्यावरण शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से इसका शिक्षण होना आवश्यक है। अब जैसे कि आप देखते हो कि जैसे जब से बच्चा जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक हम अपने आसपास की चीज़ों से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से जान पाएं, इस कारण से प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा। अब यहाँ पे देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्यों की गई। तो अब इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने चारों तरफ, ठीक है, जैविक या अजैविक घटकों से घिरे हुए हैं, जैविक या अजैविक घटकों से घिरे हुए हैं। आप खुद जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, वहाँ पे आप केयर करो कि आपके चारों तरफ हवा है, पानी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। अगर आप अपने आसपास से सभी जैविक घटकों को हटा दो, जैविक घटकों का मतलब कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हटा दो, ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हटा दो, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनमें कौन आएगा, आपका हवा आएगा, मतलब हवा मतलब गैस आ जाएंगी, प्रकाश आएगा, मिट्टी आएगा, जल आएगा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इनसे जुड़ा हुआ है और ये इनसे जुड़े हुए हैं। अगर इनको हटा दें तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप अपने चारों तरफ से अजैविक घटकों को अगर हटा देते हो तो जैविक घटक जी ही नहीं पाएंगे, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और आप अपने चारों तरफ से जैविक घटकों को हटा दो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप देख सकते हो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ है, जबकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पेड़ पौधों के लिए। तो हम या पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए बेसिक तौर पे हमें पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ों की अगर बात करें तो अगर हम इनको ना पढ़ाएंगे, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, और जब बच्चे जागरूक नहीं होंगे तो उनका संरक्षण अच्छे से नहीं करेंगे, और जिसके कारण आगे चलकर उन्हें समस्याएं हो सकती हैं। जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वह पर्यावरण की ही समस्या बनी हुई है चारों तरफ। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में गर्मी चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही गर्मी शुरू होता है तो सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है, जल की समस्या। और हर लोग, ठीक है, जल सेव वाटर सेव लाइफ जैसे ऐसे स्लोगन शुरू हो जाते हैं। तो अब इसी के बारे में है कि आखिर में इसकी संकल्पना क्या है। तो बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उनमें समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना। ये इसकी अगला है कि अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ को विकसित और अग्रसर करना।
अगला है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ को विकसित करना। अगला है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक करना। अगला है बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि कराना। आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि लिंग भेद वर्तमान समय में काफ़ी है, ठीक है। जेंडर, आप जेंडर अनइक्वालिटी इंडेक्स उठा के देख सकते हो। अगला है उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, नैतिक अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता को विकसित करना कि ये सारी चीज़ें क्या है, लिंग भेद गलत है, उत्पीड़न के मुद्दे गलत है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है गलत है, किसी से अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये सारी चीज़ें घट रही हैं और उनको हम, ठीक है, मूर्त रूप जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे कि आप अपने आसपास देखो कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि नहीं और वो चीज़ें क्या है, खराब है। तो इस प्रकार की चीज़ों में, ठीक है, उनके विकसित हों कि वह इस प्रकार की चीज़ें किसी के साथ ना करें। उन्हें इस योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। अगला पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। आगे कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों के विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन क्या है, आवश्यक है। तो ये तो हो गए पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। और इसी में है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को लेकर एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 जो है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को लेकर इसे 5 विषयों में यानी कि 5 थीमों में वर्गीकृत करता है। ये 5 थीम सॉरी 6 थीमों में वर्गीकृत करता है। और ये 6 थीम कौन कौन से हैं, तो पहला है परिवार और मित्र, और इसको, ठीक है, अलग अलग 4 उप थीमों में वर्गीकृत किया गया है। तो फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड्स, तीसरा है आपका आश्रय जिसको हम शेल्टर के नाम से जानते हैं, चौथा है पानी जिसे वाटर के नाम से जानते हैं, पांचवा है यात्रा यानी कि ट्रेवल, और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये आपके 6 थीमें और इन 6 थीमों को हम लोग इसी पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत पार्ट 2 में हम देखेंगे और इसको और विस्तृत से जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अभी हम यहीं पे अपने क्लास को ब्रेक करते हैं और अगला जो पार्ट 2 और इसका दूसरा जो क्लास होगा उसमें हम लोग इन 6 थीमों को और आगे की इसी टॉपिक को देखेंगे, फिर अगली चैप्टर को हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।